हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन मंच के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख रहे थे जो 2008 से लेकर के 2026 तक राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आपके आरपीएससी बोर्ड ने कंडक्ट करवाई हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड ने कंडक्ट करवाई हो, उन भर्ती परीक्षाओं के अंदर मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम इन क्लासों के माध्यम से उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये क्लास यदि आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, ताकि इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो शुरू करें भाई आज की इस क्लास को। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे थे। परसेंटेज अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये भी अब समाप्ति की तरफ है, ये भी अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। आज की इस क्लास के बाद में कल एक क्लास और होगी जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा जो आपके रिसेंटली एग्जाम 2026 में पूछे गए हैं। जैसे आप महिला सुपरवाइजर का पेपर देखो, महिला सुपरवाइजर का पेपर जुलाई में हुआ था ना, तो वहां तक के सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। और जैसे जैसे आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस पीडीएफ फाइल के अंदर इंक्लूड करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारे इस प्रयास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप ये सब चीजें करते हो तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन तरीके से कार्य करने का। ठीक है दोस्तों, ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, फटाफट हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आए मेरे बताने से पहले आपको एक बार खुद से उस क्वेश्चन को जरूर करना है और उसके बाद में आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका टैक्स असिस्टेंट का क्वेश्चन है 2015 का। और इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली कुछ क्लासों के अंदर करवा भी रखे हैं और मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपने इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार भी नहीं देखा और मान लो कि एग्जाम में भिड़ते ही आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। और अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार कर लिया तो देखना आप कितने जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, देखो इसने क्या कहा, पहले तो क्वेश्चन को समझोगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक बीजक की राशि ₹2000 है, यानी 2000 रुपए है। ठीक है, बीजक की शर्त निम्नानुसार है। क्या है भाई बीजक की शर्त? नगद 10, A/15, 2/20, N/30। यदि बीजक का भुगतान 11वें दिन ₹1835 किया गया है तो ए का मान क्या होगा? 7%, 7 से 1/2%, 8% या फिर 8 से 1/4%। देखो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसने कहा कि नगद 10%, A/15, 2/20, N/30। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राहक ने तुरंत भुगतान कर दिया तब तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपने अभी कोई चीज खरीदी और आपने तुरंत उसका भुगतान कर दिया, तुरंत पैसे दुकानदार को दे दिए, तब तो दुकानदार आपको 10% का डिस्काउंट देगा, जो यहां पर मेंशन किया गया है। अगर आपने मान लो कि आज आपने कोई चीज खरीदी और आप उसका भुगतान 15 दिनों के अंदर अंदर करोगे, लेकिन 15 दिनों के अंदर अंदर आप अगर उसका भुगतान कर दोगे तो जो दुकानदार है वो आपको A% का डिस्काउंट देगा। देखो 15 दिन यहाँ पर नीचे 15 लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप भुगतान 15 दिनों के अंदर अंदर करते हो तो दुकानदार आपको A% का डिस्काउंट देगा। और अगर आपने उस वस्तु का जो भुगतान है वो 20 दिनों के अंदर अंदर किया, देखो 2/20 लिखा है ना, आप काट मत देना ऐसे 1/10 लिख करके, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 2/20 जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 20 दिनों के अंदर अंदर भुगतान किया तो दुकानदार आपको 2% का डिस्काउंट देगा। और इस एन का मतलब क्या है? इस एन का मतलब है नो डिस्काउंट। नो डिस्काउंट यानी कि
अगर आपने 30 दिनों के अंदर अंदर उस वस्तु का मूल्य दुकानदार को दिया या फिर भुगतान किया तो क्या करेगा, कोई डिस्काउंट देगा क्या? कोई डिस्काउंट नहीं देगा। यहाँ पर देखो लिखा है ना n/30, अगर आपने भुगतान 30 दिनों के अंदर अंदर किया तो दुकानदार आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा। ठीक है, जितना मूल्य उस चीज के ऊपर मेंशन किया गया है ना उतना आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब उसने क्या कहा, यदि बीजक का भुगतान 11वें दिन ₹1835 किया जाता है, जो बीजक है ना वो भुगतान 11वें दिन करता है ₹1835, 1835 का भुगतान उसने किया और 11वें दिन किया, तो आप ये देखो कि ये जो 11वां दिन है ना इनमें से कहां पर आएगा। तो आप ये देखो यहाँ पर तो तुरंत भुगतान किया तो 10% का डिस्काउंट है। स्टार्टिंग के 15 डेज के अंदर अंदर भुगतान कर दिया तो कितने का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट है ए का। तो डिस्काउंट कितने का है भाई, ए का डिस्काउंट है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, ए मिलेगा ना डिस्काउंट, उसने कहा है। तो ए का मान क्या होगा, तो वो चीज तो अपने को यहाँ दे रखी है ना, देखो 2000 की चीज को कितने में बेच रहा है वो, 1835 में बेच रहा है। ए परसेंट का डिस्काउंट है, ए की वैल्यू अपने को निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। आप देख लो ना 2000 की चीज को उसने बेचा कितने में है, 1835 में बेचा है। कितना कम में बेचा है, कम में बेच रहा है, यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है। उस डिस्काउंट परसेंटेज को निकाल लो, वही आपके ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 2000 की चीज को 1835 में बेच रहा है तो कितना कम में बेच रहा है, 165 कम में बेच रहा है। तो आप देख लो कि 165 जो है ना वो इस 2000 का कितना परसेंट है। अब 2000 भी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले 2 जीरो तो कट जाएंगे। तो आप क्या करो, 165 को तो रखो ऊपर और 20 को रखो नीचे, बस यही आपको सोल्व करना है। एग्जाम में केवल इतनी सी लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, सोल्व करो इसको, कितना आता है, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, बचगा 1, 2 × 5 = 10, नीचे जीरो है ना तो ये कितना आ जाएगा 8.25%। यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई अपने पास 8 से ही 1/4%, यानी आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपने कर रखा है तब तो एग्जाम में कर लोगे, नहीं कर रखा है तो फिर छोड़ दोगे, ऐसा ही होता है भाई। अगला देखो, एक पुस्तक के मुद्रित मूल्य पर 20% की छूट दे है। एक पुस्तक है उस पर कोई अंकित मूल्य दिया गया है और ऐसा कहा गया है कि इस पर 20% की छूट मिलेगी। ठीक है, शेष पर 30% की विशेष छूट प्रदान की गई। पुस्तक पर तो 20% की छूट दे है ही, साथ ही साथ दुकानदार ये भी बोलता है कि मैं आपको 30% की छूट और दे दूंगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एक ही चीज के ऊपर छूट मिल रही है ना, और जब एक ही चीज के ऊपर लगातार छूट मिले तो आप वहां पर क्या लगा सकते हो, सक्सेसिव डिवीजन लगा सकते हो। तो यहाँ पर लगा दो सक्सेसिव डिवीजन। 20% की बात कर रहा है तो 5 की चीज को 4 में बेचेगा। ठीक है, 30% की बात कर रहा है तो 10 की चीज को 7 में बेचेगा। अब देखो जिसके नहीं समझ में आ रहा ना वो पहले परसेंटेज वाली चीजें देखो, परसेंटेज में मैंने ये चीजें बता रखी हैं, अब मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा। ठीक है ना, क्योंकि आपकी हैबिट में चीजों को डायरेक्ट लिखना होना चाहिए। बार बार थोड़ी लिखोगे कि 20% को फ्रैक्शन में करोगे तो 1/5 होगा, 5 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो 5 की चीज को 4 में बेच रहा है, ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही लिखेंगे। अब देखो कुछ कटने वाली चीजें हैं तो काट दो, ये कट गया भाई, ये कितना आ गया 25 और ये कितना आ गया 14, यानी चीज को बेचा कितने में है, 14 यूनिट में बेचा है। टैग कितने का लगाया था, टैग लगाया था 25 यूनिट का। उसने क्या दे रखा है, ग्राहक ने 560 चुकाए, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 560 चुकाए, अपने अकॉर्डिंग तो 14 यूनिट चुकाए हैं। उसने क्या पूछा है, पुस्तक का मुद्रित मूल्य क्या है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख लो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 560/14। 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, खत्म कर क्वेश्चन। 14 चौक 56, 25 चौके 100, 10, यानी मुद्रित मूल्य कितना होगा भाई, 1000 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। 30%, 20% तथा 10% क्रमागत छूट के समतुल्य है। किसके समतुल्य है भाई,
तो यहाँ पर देखो आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 परसेंटेज वैल्यू जो है ना सिंपल दे रखी है, और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी सिंपल परसेंटेज की वैल्यूज दी जाए तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मूला केवल 2 ही परसेंटेज पर अलाउ होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके 1 परसेंटेज निकाल लो, फिर ये 10% जो है यहाँ से 1% आएगा, फिर इस 10% को लोगे तो फिर 2% आ जाएंगे अपने पास, और वहां पर आप ये फॉर्मूला लगा दो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। वहां से भी आप इसके इक्विवेलेंट जो भी डिस्काउंट परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो चाहे ऐसे कर लो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया ना सक्सेसिव डिवीजन वाला, सक्सेसिव डिवीजन का केस लगा लो। तो चलो सक्सेसिव डिवीजन से ही मैं आपको बताऊंगा। 30% है, 30% है, यानी कि 10 की चीज को 7 में बेचा। 20% यानी 5 की चीज को 4 में बेचा। 10% यानी 10 की चीज को 9 में बेचा। कटने वाली जो भी चीजें हैं उनको काट दो। 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये कट गया। 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 हो गया। 9 सत्ते 63 हो गया, 63। यानी कि 125 को 63 में बेचा है, तो 125 को 63 में बेचोगे तो कितना कम में आपने बेचा, ये बताओ मुझे। तो 37 और 25 कितना होगा, 62 हो जाएगा, यानी 62 कम में बेचा। चूंकि अपने को तो परसेंटेज में निकालना है, 62 कम में किसकी तुलना में, भैया आप डिस्काउंट किस पर देते हो, हमें एमआरपी पर ही तो देते हो। तो अपोन में रखो 125, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सोल्व कर दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। आगे सोल्व करते हैं, देखो 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 चौक 16, 12 चौक 48 और 1 49, 49.6% के इक्विवेलेंट आएगा भैया। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूले की बजाय आप सक्सेसिव डिवीजन से करो। अगर 2 ही परसेंटेज होते ना, मान लो कि 30% और 20% ही होता, तो आप मन ही मन में फॉर्मूला लगा सकते थे। मन ही मन में लगा लोगे तो काम हो जाएगा आपका। अब फॉर्मूले से आप हर बार कर भी नहीं पाओगे। मान लो कि यहाँ पर 30% ना दे करके ऐसा दे देता कि 83.33%, दूसरा एक परसेंटेज आपको दे देता 87.5%, तीसरे परसेंटेज की वैल्यू और लेता हूं मैं 14.28%, ऐसे 3 परसेंटेज दे देता, और आपसे पूछ लेता कि इसके इक्विवेलेंट परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी। तो क्या आप फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला लगाओगे तो आप एक ही क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, वो भी गलत कर दोगे। फिर जो ये क्वेश्चन है ना वो आपके पोते पर पोते करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को करने का तरीका आपका सही होना चाहिए, कौन सी चीज आपको अप्लाई करनी है वो बेस्ट चीजें ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सक्सेसिव डिवीजन का केस लगाना है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ 83.33% किसके इक्विवेलेंट, 5/6 के। 87.5% किसके इक्विवेलेंट, 7/8 के। 14.28% यहाँ पर देखो किसका पहाड़ा चल रहा है, 14 का पहाड़ा चल रहा है ना, और जब भी 14 का पहाड़ा चलता है तो अपोन में क्या आता है, 7 आता है, तो 1/7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 28.56% भी दे सकता था, तो 2/7 कर देते। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। मोहन ने 30,000 रुपए में 2 गायें खरीदी। एक को 15% हानि तथा दूसरे को 19% लाभ में बेचने पर उसने पाया कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों गायों का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो उसने क्या दिया है, दोनों गायों का जो सीपी है वो अपने को दे दिया। 30,000 रुपए में उसने 2 गायें खरीदी हैं, एक को 15% की हानि पर बेचा, दूसरे को 19% लाभ में बेचा। तो उसने पाया कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, माइक तो लगा रखा है ना मैंने। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि माइक को मैंने ऑन ही नहीं किया और ऐसे ही मैंने लगा लिया, और उसके बाद में मैंने क्लास भी रिकॉर्ड कर दी। फिर मैंने देखा कि यार क्लास में वॉइस क्यों नहीं आ रही, फिर मुझे वापस से वो क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी। ऐसा भी कई बार हो जाता है। एक बार रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑफ रह गया, उसके बाद में मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर मैंने बीच क्लास में देखा कि अरे यार रिकॉर्डिंग का बटन तो ऑन ही नहीं किया। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं भाई। तो एक को 15% हानि तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। दो वस्तुओं की बात कर रहा है, दो गायों की बात कर रहा है, तो एक तरफ तो रख दिया मैंने सीपी एसपी एक गाय का। दूसरी गाय के लिए मैं क्या रखूंगा, सीपी और एसपी। ये देखो पहली गाय के लिए और ये दूसरी गाय के लिए।
चूंकि एसपी तो उसने बराबर बताया है, उसने पाया कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है, तो अपने को एसपी तो बराबर रखना पड़ेगा। एक पर लाभ कितने का हुआ? 19% का लाभ हुआ है, यानी एक गाय को अगर उसने 100 में खरीदा था तो 19% के लाभ पर उसको कितने का बेच दिया? 119 का बेच दिया। ठीक है। दूसरे पर उसको 15% की हानि हुई। 15% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3/20। यानी चीज को कितने का खरीदा? गाय को 20 यूनिट का खरीदा और बेचा कितने में? 17 यूनिट में बेचा। 3 यूनिट का घाटा खा करके कितने में बेच रहा है? 17 यूनिट में बेच रहा है। उसने बोला है कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है, तो आपको दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान बनाना पड़ेगा। एक का एसपी कितना है? 119, तो इसको भी 119 बना दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 119 और 7 दूनी 14, 140। ठीक है, यानी एक गाय का सीपी कितना है? 100 है, दूसरी गाय का सीपी 140 है, और दोनों का एसपी कितना है? 119 है। दोनों का एसपी क्या आ गया? बराबर आ गया। ऐसा ही उसने बोला था। ठीक है, अब देखो फिर उसने क्या पूछा है? दोनों गायों का क्रय मूल्य कितना होगा? चलो भाई, दोनों गायों का अपने को क्या दे रखा है? क्रय मूल्य का सम दे रखा है 30,000। तो 30,000 को रख दो ऊपर, बटा उसके अकॉर्डिंग दोनों गायों का जो सीपी है वो कितना है? 30,000। अपने अकॉर्डिंग दोनों गायों का सीपी कितना है? 140, तो ये और 100 ये, तो टोटल कितना हो गया? 240। तो ये 240 मैंने रख दिया। फिर उसने क्या पूछा? दोनों गायों का क्रय मूल्य। तो एक गाय का क्रय मूल्य 100 है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और जिसकी वैल्यू निकालनी हो हमेशा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक बार हम इसी क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 ज्यादा लगा थी क्या? ये लो। दूसरी बार हम इसी क्वांटिटी को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब इसको सोल्व कर दो, ऊपर वाले को सोल्व कर देते हैं। इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया, 4 से काटता हूं तो 6 चौक 24, ऊपर आ जाएगा 25, 25 से 75, यानी ये आ गया 750। उसके बाद में इस 6 के पास एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, उस 3 से मैंने इसको काट दिया तो कितना आ गया? 250। एक मिनट, 3 से काटा है ना, तो 3 दूनी 6, 3 बचे 15, हाँ 250। ठीक है, एक आ गया 250, अभी 2 बचा है, उस 2 से मैंने इसको काट दिया तो ये आ गया 50। 25 पंजे 125, तो 125 और 2 जीरो, यानी एक गाय का जो सीपी आएगा वो 125 से डबल जीरो आएगा। तो देख लो कहाँ पर बैठा है 125 से डबल जीरो, एक ही ऑप्शन है, ऐसा बधाई हो। दूसरा ऑप्शन अपने को, दूसरा अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या आ गया? देखो यहाँ पर बैठा है ना 125 से डबल जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। इसको आप जब सोल्व करोगे ना तो अपने पास कितना आ जाएगा? ये आएगा 17,500। 17,500 सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे चलूं मैं? अगला देखो, एकल छूट जो कि 10%, 20% तथा 25% छूट के समतुल्य है। क्या करें? सक्सेसिव डिवीजन लगाओ, फटाफट हो जाएगा। 10% की बात करें तो 10 की चीज को 9 में बेचा। 20% की बात करें तो 5 की चीज को 4 में बेचा। 25% की बात करें तो 4 की चीज को 3 में बेचा। कटने वाली चीजें काट दो, इस 4 से ये 4 कट गया, इसके अलावा तो कुछ कट भी नहीं रहा। तो ये आ गया 50 और ये आ गया 27, यानी 50 की चीज को 27 में बेच रहा है। तो 50 की चीज को 27 में बेचोगे तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया? देख लो आप कितने कम में बेच रहे हो। तो ये जो 27 है 50 से कितना कम है? 23 कम है ना, तो 23 का डिस्काउंट दिया 50 के ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 46%। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट किया है। मैंने कैसे किया भाई? 30 का डिस्काउंट मिला कितने के ऊपर? 50 के ऊपर, क्योंकि परसेंटेज में निकालना था तो 100 से मल्टीप्लाई करता, तो ये 2 आता, इस 2 को मैंने डायरेक्ट ही यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 50 से 27 में बेचा, उसके बाद में आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट आप आंसर को टिक करने चाहिए 46%। आगे चलें, आगे देखो, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी, वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 50% का लाभ हो? ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है आपको। 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी, तो बताओ एक टॉफी कितने की खरीदी? 1/3 रुपए की। खरीदी लिखा है, यानी कि ये सीपी की बात कर रहा है।
अपने को सीपी दिया है और मैंने आपको बता रखा है कि जो भी चीज दी जाए उसको तो रखा करो नीचे और जो भी पूछा जाए उसको रखा करो ऊपर। और सीपी हम लोग क्या मान करके चलते हैं, 100 मान करके चलते हैं ना। और सीपी अपने को दे भी रखा है तो 100 को तो रखो नीचे, जो पूछा है उसको रखो ऊपर। पूछा क्या है, कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 50% का लाभ हो। 50% का लाभ यानी कि 150 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो जो पूछा जाए उसको तो रखा करो ऊपर और जो दिया जाए उसको रखा करो नीचे। ठीक है, अब बस काट पीट कर लो भाई। 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 3 से 2 पर कट गया, 2 से 2 पर कट गया। ऊपर लिखी हुई चीज जो होती है ना, ये तो बताती है रुपीज को। ठीक है, यानी कि 1 रुपए में उसको कितनी बेचनी पड़ेगी, 1 रुपए में उसको 2 बेचनी पड़ेंगी, तब जाके उसको 50% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 10% तथा 30% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। लगाओ सक्सेसिव डिवीजन, काफी बार बता दिया अभी मैंने। 10 की चीज को 9 में बेचा, 10 की चीज को 7 में बेचा, ये आ गया 100, ये आ गया 63। तो उसने पूछा है किस एकल छूट के बराबर है, यानी कि 100 की चीज को 63 में बेच रहा है। साफ साफ दिख रहा है 37% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। जब भी यहाँ पर 100 हो ना तो आपके काम बड़ा सिंपल हो जाएगा। भाई 100 की चीज को 63 में बेचा, कितना कम में बेचा, 37 कम में बेचा। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, तो 37/100 और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, चूंकि अपने को परसेंटेज में निकालना है, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 37%। ठीक है, कहीं कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मेरे हिसाब से डाउट तो आपके आना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। वैसे राजस्थान की एग्जाम में तो सिंपल ही आते हैं। अगला देखो, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तब लाभ परसेंटेज कितना होगा। यानी इसने कहा है कि जो सीपी है वो एसपी का कितना है भाई, 95%। अब 95% मैं लिखूंगा नहीं, मुझे पता 95/100 होगा, तो मैं काट करके ही लिखू ना, क्योंकि काटूंगा तो एक स्टेप मुझे और लिखनी पड़ेगी, तो मैं तो लिखने से बचूंगा। तो आपको क्या करना है, 5 से काटना है। 5 से काटते हैं, 5 कम 5 बच गया 4, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 19/20 आ गया। ठीक है, इस एसपी को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, नीचे आ गया एसपी। अब आप तो ऐसे हटा नहीं पाओगे, ये पावर तो मेरे पास ही है, फटाफट हटा लेता हूँ चीजों को। देखो, तो पूछा है लाभ परसेंटेज कितना होगा। 19 की चीज को 20 में बेचा, कितने का फायदा कमाया, 1 का, कितने के ऊपर, 19 के ऊपर। और मैंने आपको बता रखा है कि 1/19 परसेंटेज में किसके बराबर होता है, याद करो फ्रैक्शन टेबल मैंने 20 तक बताई थी, किसके बराबर होता है, 5.26% के। यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 की चीज को 20 में बेचा, फायदा कमाया 1 का, कितने के ऊपर, 19 के ऊपर। अगर याद आपके नहीं है फ्रैक्शन टेबल तो आप ऐसे कर लो, 1/19 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व कर लेना, 5.26% आ जाएगा। आगे चले, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर अपने से पूछा एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपए है एवं 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो। जैसे ये क्वेश्चन देखा, दिमाग में खुशी की घंटी बजनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वही स्टेटमेंट तो दे दिया कि छूट देने के बाद भी प्रॉफिट कमा रहा है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिसमें आपको क्वेश्चन में कह दे कि डिस्काउंट देकर के भी प्रॉफिट कमाता है, उस केस में आप हमेशा एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लो। सीपी तो अपने को दे ही रखा है, कितना है 380, तो एमपी कितना आएगा, एमपी बराबर 125/95 इंटू 380। ठीक है, लो आपका एमपी आ जाएगा। उसने ये तो पूछा है कि मार्किंग प्राइस क्या होगा। क्या किया मैंने एमपी और सीपी का रेशियो निकाला, फॉर्मूले से निकाला। फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम मन ही मन में करने का है। एमपी अपॉन सीपी करोगे तो एमपी अपॉन सीपी बराबर होता है 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। मैंने पी की वैल्यू कितनी रख दी, 25 रख दी, तो डायरेक्ट मैंने 125 लिख दिया। डिस्काउंट कितने का है, 5% का है, 100 माइनस डी के अंदर डी क्या है, डिस्काउंट है ना, तो डी कितना है, डी परसेंटेज आपका 5%, तो 100 से मैंने 5 को माइनस किया, 95 लिख दिया। सीपी को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया और 380 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें फटाफट तभी कर पाओगे जब आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की होगी। 19 से कट रहा, 19 से काटो, 19 से 5 पर कट गया, 19 से 2 पर कट गया, 5 से 4 पर कट गया, ये कितना आएगा,
5 चौके 20 का 0 हासिल आ गया 2, 12 चौके 48, 48 और 2 50, यानी कि 500 जो है ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको मैं जब प्रैक्टिस सेशंस करवाऊंगा तो वहां पर काफी हाई फाई क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहां पर एक एक क्वेश्चन के अंदर 5-5 6-6 चीजें घुसेड़ी हुई होंगी। ठीक है, चलो भाई अगला देखो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए 1840 तथा बट्टा 8% देय है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना है 1840 तथा बट्टा कितना है 8%। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। 8%, 8% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा? ये 2/25, यानी 25 की चीज को कितने में बेच रहा है? 23 में बेच रहा है, लेकिन उसने कहा 1840 में बेच रहा है, तो 1840 जो है इसकी वैल्यू बराबर है 23 के, यानी 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या पूछा आपने को? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है और जिसकी वैल्यू पूछी जाए उसको रख दो ऊपर, बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 23 से कट गया 8 पर, 25 अट्ठे 200 और एक 0 और बढ़ा दिया, ये लो 2000। ठीक तो रहा है ना? ये लो भाई, तो आंसर कितना गया? 2000 है क्या ऑप्शन में? कैसे नहीं होगा? नहीं होगा तो हम लोग कह देंगे कि भाई ऑप्शन सी गलत है। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। एक लाइन लिखनी थी, ज्यादा अपने को लिखनी भी नहीं थी। अगला देखो, एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। वही लाइन आ गई भी, डिस्काउंट देकर के भी प्रॉफिट कमाए तो उस केस में आप हमेशा एमपी और सीपी का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे ₹60 का लाभ हुआ? ये तो ऐसा है कि इसमें तो पेन भी नहीं उठाना आपको, साफ साफ दिख रहा है 300 होगा। कैसे बताया मैंने? देखो, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। देखो यहाँ पर लाभ की वैल्यूज दे दी परसेंटेज में और यहाँ पर नंबर्स में दे दी, तो 20% कितने के बराबर? 60 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर? 3 के बराबर। अपने को पूछा क्या है? अपने को पूछा है कि सीपी क्या होगा, और सीपी हम अपने आप में कितना मानते हैं? 100% मानते हैं, यानी कि एक्चुअल वैल्यूज का 100% कर दो। तो 3 का 100 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। ऑप्शन नंबर बी। देखो 20% कितने के बराबर है? 60 के बराबर है, उसने कहा है ना। देखो फिर भी वह 20% लाभ कमाता है, उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे ₹60 का लाभ हो? यानी 20% की वैल्यू 60 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 3 के। सीपी हमेशा 100 मान करके चलते हैं, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो इसका 100 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। इतना लिखना नहीं है, मन ही मन में करना है एग्जाम के अंदर। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एलडीसी का क्वेश्चन 2011 का। अगला देखो, ये देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन से उठाए हैं मैंने। 8700 रुपए के बीजक की निम्न शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं भाई? नगद 15, 9/8, 6/16, N/20, 19वें दिन भुगतान करने पर भुगतान राशि क्या होगी? अगर आपने तुरंत भुगतान कर दिया तब तो देगा 15% का डिस्काउंट। आपने अगर 8 दिन के अंदर अंदर भुगतान किया तब आपको दुकानदार देगा 9% का डिस्काउंट। अगर आपने 16 दिन के अंदर अंदर भुगतान किया तो दुकानदार देगा 6% का डिस्काउंट। और अगर आपने 20 दिन के अंदर अंदर भुगतान किया तो दुकानदार आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा। जितने का अंकित मूल्य लिखा है ना, एमआरपी जो भी लिखी है वो आपको देने ही पड़ेंगे। उसने पूछा है 19वें दिन भुगतान करने पर भुगतान राशि क्या होगी, तो आप देख लो ना कि 19वां दिन इनमें से किस रेंज में आ रहा है। तो यहाँ तक तो 16 दिन का हिसाब हुआ है, यहाँ देखो 20 दिन के अंदर अंदर, तो यहाँ पर तो 19वें दिन कर रहा है ना, आपका 19वें दिन भुगतान कर रहा है, तो यहाँ पर तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 16 दिन की कहानी तो यहीं तक खत्म हो गई, आगे 3 दिन और चलेगा तो मामला इस N/20 में आ जाएगा। यानी कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो उसने पूछा है करने पर भुगतान राशि क्या होगी? यही होगी 8700 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रही है ना? ये इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेना आप लोग। वैसे देखो जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ना वो सारे मैंने करवाए हैं। जो क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के हैं उनमें से मैंने केवल एक ही क्वेश्चन करवाया है। बार बार मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर करके आपका टाइम खराब करने की कोशिश नहीं की।
आप ये मान करके चलिएगा, अगर आप इस चैनल के ऊपर हो, अगर आप इस चैनल से क्लास देख रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपका एक भी मिनट जाया नहीं होगा। अगर आपने 1 घंटा पढ़ने में दिया है तो 1 घंटा केवल और केवल शिद्दत से आपको पढ़ाया जाएगा, और जो भी चीजें आप लोगों के लिए बेस्ट होंगी वो बेस्ट से बेस्ट चीजें ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 8700। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भाई। किसी साइकिल के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। ठीक है, वही लाइन है, डिस्काउंट देकर के प्रॉफिट कमाया। जब भी डिस्काउंट देकर के प्रॉफिट कमाना हो, उस केस में एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। ये मेरे दिमाग में है चीज। चलो, यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता? ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो, एम पी अपॉन सी पी बराबर 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी, और 2 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और दोनों तरफ एम पी क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि 125 बटा 90 बराबर किसके बराबर आएगा? सीपी से। सीपी तो कट ही जाएगा। देखो अभी मैं बताऊंगा कैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है आपको। 20% का बट्टा दिया होता तो फायदा कितना होता? तो 100 प्लस पी अपॉन 80। ये लो, बस इतनी ही लाइन एग्जाम में आपको लिखनी है, और यहां से पी की वैल्यू निकाल लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने किया कैसे। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है? एम पी बराबर होता है 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी मल्टीप्लाई बाई सी पी। यही फॉर्मूला होता है ना। अब उसने देखो अपने को 25% का लाभ की बात की, तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, देखो 100 प्लस पी यानी कि 25% लिखूंगा तो 100 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 125। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया 125। ठीक है, अपॉन नीचे 100 माइनस डी है, डिस्काउंट दे रहा 10% का, तो 100 में से 10 को घटाया कितना आ गया? 90। और यहाँ पर लिख दिया मैंने सीपी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसको लाभ कितना होता? यानी कि मार्किंग प्राइस तो एक ही है ना, जो मार्किंग प्राइस पहले थी वही मार्किंग प्राइस अब है। यानी इसको मैं किसके बराबर रख सकता हूं? 100 प्लस पी अपॉन, अब चूंकि मुझे पी निकालना है तो मैं पी को ही यूज करूंगा। 100 प्लस पी मैंने यहाँ पर लिख दिया। 20% का बट्टा दिया होता, 100 में से 20 को घटाओगे कितना आ जाएगा? 80। और यहाँ पर भी सीपी लिखना पड़ेगा। फिर इस सीपी से ये सीपी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही लाइन तो आ गई जो मैंने डायरेक्ट लिखी थी। तो एग्जाम में आपको यही लाइनें लिखनी है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उस केस में। ठीक है, सोल्व कर लो भाई इसको। इस जीरो से ये जीरो कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 125 को 8 से करो भाई, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल आ गया 4, 12 अट्ठे 96 और 400 बराबर ये आ गया 900 प्लस 9p। 1000 में से 900 को घटाया तो कितना आया? 100 आया। उस 100 में मैं 9 का भाग लगाऊंगा, तो 100 में जब 9 का भाग लगाओगे तो कितने की टेबल चलेगी? 11 की टेबल, यानी 11.11%, या फिर 11 से ही 1/9%। ये आपका आंसर आएगा, सी नंबर। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? ये कितना आ गया? ये आ गया अपने पास 100, ये तो आ गया 100 बराबर 9p, और p बराबर कितना आ गया? 100/9। और फ्रैक्शन टेबल से अपने को पता है किसके बराबर होता है? 11 से ही 1/9%। जब भी अपोन में 9 आता है हमेशा 11 की टेबल चलती है, जब भी अपोन में 11 आता है हमेशा 9 की टेबल चलती है, जब भी अपोन में 7 आता है हमेशा 14 की टेबल चलती है, जब भी अपोन में 14 आता है हमेशा 7 की टेबल चलती है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि कितनी होगी? ठीक है, 5 यूनिट की चीज को 4 यूनिट में बेचना है। अब देखो रेशियो से काम हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यूज नहीं चाहिए। अगर अपने को प्रॉफिट पूछा है, लॉस पूछा है, कितना कितना फायदा कमाया, कितना नुकसान हुआ, तो ये चीजें आप रेशियो से बता सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यूज दी जाए आपको। अगर यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी वैल्यूज होती, वो सीपी की कोई लंबी चौड़ी वैल्यू होती है, एसपी की कोई लंबी चौड़ी वैल्यू होती है, तो आप ऐसा नहीं करते कि दोनों के बीच में अंतर निकाल रहे हो और उसके बाद में आप सीपी का भाग लगा रहे हो। आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लो, रेशियो से डील कर लो, आंसर आएगा आपका। तो देखो
5 की चीज को 4 में बेच रहा है, नुकसान कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, और 1/5% में किसके बराबर होता है, 20% के। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बंधा दशक का क्वेश्चन था 2022 का। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट आपके आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। कल की इस क्लास में, कल की जो क्लास होगी वहां पर भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, और उसमें हम लोग इस साल के अंदर यानी 2026 में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। लोग कहते हैं कि पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। अरे क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे, अब एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन घुस आ रहा है, बस पेपर को लेंदी बनाने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पेपर टफ नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो अपनी मुलाकात होगी अब कल की क्लास में इसी चैनल पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।